स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके लिए सबसे पहले हम एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। ए रिएक्टेंट रिएक्ट्स विद बी रिएक्टेंट टू गिव सी प्रोडक्ट एंड डी प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसके अंदर स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी और स्मॉल डी ये क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactant and product respectively. ठीक है, A is the number of mole of reactant A, B is the number of mole of reactant B. ठीक है, ये balanced chemical equation है। अब अगर हम इसकी rate equation लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, rate of reaction is equal to the specific rate constant that is K और product of active masses of reactant A and B raised to the power exponents, raised to the power of number of molecules। ठीक है, A और B हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। स्टूडेंट्स, अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि रेट एक्सप्रेशन में या रेट इक्वेशन में जो A और B हैं हम ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं कि A और B की वैल्यूज क्या होंगी। A और B क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर रिएक्टिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो वैल्यूज हैं ये हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मालूम नहीं करेंगे, हम जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तब हम देखेंगे कि रियलिटी में रिएक्टेंट A के कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए हैं एक केमिकल चेंज के दौरान। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिर इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम किस तरह से बता सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन के लिए, केमिकल चेंज के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। रेट एक्सप्रेशंस में हम एक्सपोनेंट के सम को क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंट क्या है, A प्लस B। ठीक है, इन दोनों की सम की जो वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा था हाउ यू कैन कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स। स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, 0 भी हो सकती है। ठीक है, ये पॉजिटिव कोई वैल्यू भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव 1 है, ये नेगेटिव भी हो सकती है और इसी तरह से ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है। ठीक है, इस की वैल्यू की बेसिस पे हमने इसकी टाइप्स बनाई हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप, दैट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, द रिएक्शन which is entirely independent of the molar concentration of reactants is called zero order reaction। तो स्टूडेंट्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन होगा जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से इफेक्ट नहीं होगा। यानी इस तरह के रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की हम क्या कंसंट्रेशन ले रहे हैं, इससे स्पीड ऑफ रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, इसको हम मजीद एग्जाम्पल से अगर समझें तो अगर हम एक जर्नल रिएक्शन लिखें कि ए रिएक्टेंट जो है दैट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, ए रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो किस तरह से होगा, रेट विल बी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। और अभी हमने कहा था कि इस तरह के जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करती। तो मैंने यहाँ पर पावर या आप कह लें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट ए दैट आर इन्वॉल्विंग इन अ केमिकल रिएक्शन क्या है, 0 है। इसका मतलब है कि केमिकल चेंज जो आ रहा है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की वजह से नहीं आ रहा। ठीक है,
इस वजह से हम इसे क्या लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं। तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, रेट विल बी इक्वल टू द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, इसको मजीद एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं दे आर ऑल 0 ऑर्डर रिएक्शंस। उसकी क्या वजह है, आमतौर पे स्टूडेंट्स जो हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं कि केमिकल चेंज आया है, जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो केमिकल चेंज किस वजह से आता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और इफेक्टिव कोलाइजन की वजह से उनके अंदर एक केमिकल चेंज आता है और वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता। फोटोकेमिकल रिएक्शंस में लाइट इन्वॉल्व होती है और लाइट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के ऊपर फॉल करती है और वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और फिर रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके न्यू प्रोडक्ट बना देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है 0 ऑर्डर रिएक्शन में वो क्या है, लाइट है। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस में, फोटोकेमिकल रिएक्शंस हम डिस्कस करें 0 ऑर्डर रिएक्शन में। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था जो कि रेट पे इफेक्ट कर रहा था, दैट इज द लाइट, नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें एग्जांपल हम मजीद देखते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, अगर स्टूडेंट्स आप इसको रिएक्ट करवाएं तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या होने चाहिए, HCl बनना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप ये रिएक्शन जो है वो डार्कनेस में करवाते हैं, यानी कोई भी रोशनी मौजूद नहीं होगी, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अब आप देखें यहाँ पर हाइड्रोजन, इसकी भी कुछ कंसंट्रेशन मौजूद है, Cl2 इसकी भी कंसंट्रेशन मौजूद है, लेकिन स्टिल रिएक्शन नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं थी। क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, लाइट। जब आपने यही रिएक्शन जो है सनलाइट की प्रेजेंस में किया, सूरज की रोशनी है, तो फिर ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट्स मिल गए। इसका क्या मतलब है, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, दैट वाज द सनलाइट। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इस केस में इंपॉर्टेंट नहीं थी, सनलाइट इंपॉर्टेंट थी। तो रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगेन स्टूडेंट्स एक और हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज द रिवर्स ऑफ हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस क्या है, अमोनिया की सिंथेसिस है, 2NH3 और क्या बन जाएगा, N2 प्लस हाइड्रोजन, इनके साथ मिलके अमोनिया जब टूटेगा उसकी डीकंपोजिशन होगी तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स अगर हम खाली अमोनिया को डीकंपोज करवाना चाहते हैं बगैर किसी एड के, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जब हम यहां पर कैटलिस्ट रख देंगे इस रिएक्शन में, इस केमिकल चेंज के दौरान हम कैटलिस्ट को यूज करेंगे, तो फिर ये रिएक्शन होगा। इसका मतलब है इस केस में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट है जो कि रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा रहा है, ना कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो अगेन दैट विल बी अ 0 ऑर्डर रिएक्शन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा 0 ऑर्डर रिएक्शन की हमने डेफिनेशन लिखी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसका लिखा, हमने एग्जांपल्स दी, और अब हम देखेंगे कि 0 ऑर्डर रिएक्शन में जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है उसके यूनिट्स क्या होंगे। तो यूनिट्स ऑफ के 0 का क्या मतलब है कि जब 0 ऑर्डर है तो तब यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट जो कि रेट कांस्टेंट है उसके क्या होंगे, के विल बी इक्वल टू रेट, जैसे कि हमें यहां पर पता चल रहा है। तो रेट के यूनिट्स क्या थे स्टूडेंट्स, रेट के यूनिट मैं आपको बताती हूँ, रेट का फॉर्मूला यहां पर लिख देती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन वाज इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जब चेंज होती है तो क्या होगा, दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, और साथ ही जो टाइम है उसका यूनिट क्या आएगा, पर सेकेंड। ठीक है, तो जब
हमने देखा कि रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट के इक्वल है, तो फिर इसके यूनिट्स भी किसके इक्वल होंगे? रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होंगे। तो ये आगे हैं यूनिट्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के यूनिट्स क्या होंगे? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड्स। ठीक है, वेरी इजी। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारे पास क्या है? द रिएक्शन इन विच द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल ऑल्टर एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करे, फिर हम इसे क्या कहेंगे? दैट विल बी द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब इसके भी अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिखेंगे कि कोई रिएक्टेंट ए है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर इसकी रेट इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे? रेट विल बी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, और हमने क्या कहा था? वन मॉलिक्यूल, तो यहां पर पावर में क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, दैट इज शोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे? हमने क्या कहा था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? जो पावर्स हैं उनका सम लेने से। अब यहां पर सिंगल रिएक्टेंट मौजूद है, तो सिंगल रिएक्टेंट की पावर क्या है? 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, मजीद इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जी। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। ये जब डीकंपोज होता है तो ये हाइड्रोजन और हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये केमिकल रिएक्शन है। अब स्टूडेंट्स हम इसकी रेट इक्वेशन लिखेंगे। रेट इक्वल्स टू कांस्टेंट H2O2, दैट इज आवर रिएक्टेंट, और इसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं? 1। ठीक है, तो यहां पर 1 आ जाएगा, और इसी तरह से आप ऑर्डर इसका कैलकुलेट करेंगे तो ऑर्डर कितना आएगा? 1। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर आप एक बात देखें कि ये जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स या आप कह लें मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1 थे, और हमारी रेट एक्सप्रेशन में या रेट इक्वेशन में भी जो एक्सपेरिमेंटली हमने डिटरमिन किया वो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए हैं? 1 आए हैं। तो ये हर दफा ट्रू नहीं हो सकता। मैंने आपको दोबारा बता रही हूं कि ये जो पावर्स हैं या हमने जो एक्सपोनेंट ए और बी कहा था वो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं। इसको मजीद क्लियर करने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी। सेकंड एग्जांपल देखें तो आपके जहन से ये बात क्लियर हो जाएगी। दैट इज N2O5 to N2O4 प्लस O2, ये रिएक्शन है। ठीक है, अब अगर आप इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखें तो आप क्या कहेंगे कि N2O5 के कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्ट करें? 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करें, तो क्या ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा? ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। जब हमने इसका मैकेनिज्म देखा कि ये केमिकल चेंज किस तरह से आया है, तो फिर हमें पता चला कि दैट इज नॉट अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो किस तरह से? N2O5 ये डीकंपोज हुआ और इस तरह से ऑक्सीजन बनी N2O4 एंड एक एटॉमिक ऑक्सीजन बनी। दैट वाज अ स्लो स्टेप। ठीक है, फिर N2O5 इस फर्दर एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और अगेन N2O4 साथ में ऑक्सीजन गैस ये बन जाती है प्रोडक्ट के तौर पे। ये है हमारा फास्ट रिएक्शन, और ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है दैट इज द स्लो रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स, स्लो रिएक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है और हम उसको मेजर कर सकते हैं कि उसने कितना टाइम लिया। अब आप देखिए स्लो रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ N2O5 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं? 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम
स्लो स्टेप से ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2O5, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, दैट विल बी द फर्स्ट ऑर्डर। अब इसका रेट एक्सप्रेशन अगर हम लिखें तो यहां पर लिख देती मैं, रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, K N2O5 और इसकी पावर क्या आएगी, दैट विल बी 1। अब स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम ये पावर्स डिसाइड नहीं करते, हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वहां से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली कि स्लो स्टेप में N2O5 के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे, 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था, तो फिर हमने यहां पर वैल्यू क्या दी, 1। ठीक है, आप देख सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करें, जबकि रियलिटी में एक्सपेरिमेंटल प्रूव हुआ है कि 1 मॉलिक्यूल जो है वो केमिकल चेंज लाने के लिए इन्वॉल्व है, या केमिकल चेंज लाने के लिए N2O5 का 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इस वजह से हमने इसकी पावर में 1 लिखा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप यहां पर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर जी, पावर एक्सपोनेंट की कितनी है, 1 है, तो ये सिंपल 1 आ जाएगा, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में हम यूनिट्स देखना चाहते हैं, यूनिट्स ऑफ K1। अब स्टूडेंट्स देखिए मैंने K1 लिखा है, K1 का क्या मतलब है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। K की यूनिट्स देखने के लिए हमें सबसे पहले लिखनी होगी रेट इक्वेशन, K जर्नल रिएक्टेंट लिख रही हूं A और 1 इसकी पावर आ रही है, तो रीअरेंज करते हैं, K विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A और इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था कि रेट की यूनिट्स क्या हैं, दैट इज मोल पर dm क्यूब पर सेकेंड, और इसी तरह से कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होंगे, मोल पर dm क्यूब। ठीक है, पावर 1 है तो इस वजह से ये इसी तरह से रहेगा। अब यहां पर हम देखते हैं क्या चीजें कैंसिल हो सकती हैं, मोल पर dm क्यूब कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास क्या बचा, सेकेंड पर सेकेंड, तो यूनिट हमारे पास क्या आया है, पर सेकेंड, दैट इज द यूनिट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट क्या है, पर सेकेंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन देखें, द रिएक्शन इन विच मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑल्टर एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स यहां पे वो आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर केमिकल चेंज लाने में 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हों, तो इस तरह के हम रिएक्शन को क्या कहते हैं, दैट इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स हम अगर इसे जर्नल वे में लिखना चाहें, जो इसकी डेफिनेशन है वो हमें क्या एक्सप्लेन करी है कि एक रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कि आपस में रिएक्ट करें और प्रोडक्ट्स बना दें। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स हों और उनका सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्ट करे और क्या बना दे, प्रोडक्ट्स बना दे। ठीक है, क्या उन्होंने कहा था 2 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, अब ये 2 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स सिंगल रिएक्टेंट के ही हो सकते हैं या ये 2 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स डिफरेंट रिएक्टेंट के भी हो सकते हैं, यानी डिफरेंट रिएक्टेंट्स के सिंगल मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करें और एक केमिकल चेंज आए, तो इसे क्या कहेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। तो इसके लिए रेट एक्सप्रेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं, rate constant, rate of reaction is equal to rate constant and concentration of reactant A raised to the power 2। इसका क्या मतलब है कि सिंगल रिएक्टेंट उसके 2 मॉलिक्यूल से इन्वॉल्व हैं फॉर अ केमिकल चेंज। ठीक है, जबकि इस केस में रेट एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, K प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
बी, ठीक है, और इनकी दोनों की पावर्स क्या हैं, 1 1 है, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर के दो तरीकों से हम रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और दोनों में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, दैट इज 2। किस तरह से, ऑर्डर यहां पर देखें पावर क्या है, 2 है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहां पर ऑर्डर अगर हम कैलकुलेट करें तो हमने कहा था सम ऑफ एक्सपोनेंट्स 1 + 1 = 2। तो ये इस तरह से भी जब दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स सिंगल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करें और केमिकल चेंज आए तो तब भी वो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारे पास है 2NO2, ये रिएक्ट करता है और बनाता है 2NO प्लस ऑक्सीजन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है कि ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज NO2 के कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटली भी हमने यही देखा कि जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमने देखा कि केमिकल चेंज लाने में सेम रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे और इस तरह से हम इसे क्या कह सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। और इस इक्वेशन के लिए रेट इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी, मैं आगे लिख भी देती हूं। इसकी रेट इक्वेशन कैसे होगी, KNO2 और इसकी पावर क्या आएगी, 2, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 molecules of hydrogen iodide, they decompose and form hydrogen gas and iodine, ठीक है। अब ये भी जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमने देखा कि इसका भी जो रेट है, रेट एक्सप्रेशन में हमें पता चला कि हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे केमिकल चेंज लाने में, तो ये क्या हुआ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ। तो स्टूडेंट्स अब क्या ऐसा रिएक्शन भी हो सकता है जो बज़ाहिर सेकेंड ऑर्डर ना लगे लेकिन वो सेकेंड ऑर्डर हो, बिल्कुल हो सकता है। उसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमने 2 एग्जांपल्स देखी हैं, अब तीसरी एग्जांपल हमारे पास आएगी 2NO2 प्लस F2, ये रिएक्ट करके बनाते हैं 2NO2F, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन के देखें तो यहाँ पर 2NO2 के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं और एक फ्लोरीन का, तो टोटल कितने बज़ाहिर तौर पे नजर आ रहे हैं कि 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसे क्या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करने के लिए हम हमेशा एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज करते हैं। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो स्लो स्टेप में NO2 का एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल फ्लोरीन गैस का इन्वॉल्व है ताकि केमिकल चेंज आ सके। तो 1 + 1 कितना होगा, दैट विल बी द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इसका रेट एक्सप्रेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू KNO2 एंड F2 और दोनों के ऊपर पावर्स कितनी आएंगी, 1 1 आएगी, 1 1 पावर, और जब आप इन दोनों पावर्स को ऐड करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स अब बारी आती है यूनिट्स की, यूनिट्स ऑफ K2, स्मॉल k है K2, ठीक है। अब यहां पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन जो है उसके अंदर हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं और सेम रिएक्टेंट विद द पावर ऑफ 2 हो सकता है, ठीक है। तो इसको देखते हुए हम यूनिट्स निकालने लगे, रेट इज इक्वल टू K A का स्क्वायर, ठीक है। K विल बी इक्वल टू रेट ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A विद द पावर ऑफ 2, ठीक है। यूनिट्स लगाएंगे, मोल पर dm क्यूब पर सेकेंड ये रेट का यूनिट है और नीचे मोल पर dm क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर जो है ऊपर मोल पर dm क्यूब से कैंसिल हो जाएगा,
तो फाइनल हमारे पास यूनिट क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू, मैं यहां ऊपर लिख देती हूं, पर मोल DM क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये हमने इसकी यूनिट्स की कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, अब आते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पे। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, द रिएक्शन इन विच मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑल्टर एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यानी अब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के इन्वॉल्व होंगे फॉर अ केमिकल चेंज, तो हम इसे क्या कहेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, 2NO प्लस O2 2NO2। ठीक है, जब हमने एक्सपेरिमेंटली डेटा लिया तो हमने देखा कि NO इसके 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर विल बी इक्वल टू सम ऑफ एक्सपोनेंट्स 2 + 1, कितना ऑर्डर आ गया आपके पास, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, दैट वाज आवर फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, टू FeCl3 plus 6 potassium iodide, they will react to form 2FeI2, आयरन आयोडाइड है, 6 KCl प्लस आयोडीन। अब स्टूडेंट्स ये बेजाहिर बड़ा कॉम्प्लेक्स सा रिएक्शन लग रहा है, जिसके अंदर देखें ना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FeCl3 हैं और 6 मॉलिक्यूल्स हैं या 6 मोल्स आप कह सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड के हैं। लेकिन स्टूडेंट जब हम एक्सपेरिमेंटली इस रिएक्शन को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस रिएक्शन का जब डिटेल मैकेनिज्म हमने देखा तो हम देखते हैं कि स्लो स्टेप उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं कि FeCl3 का 1 मॉलिक्यूल और पोटेशियम आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं टू ब्रिंग अ केमिकल चेंज। तो ओवरऑल ये रिएक्शन या इसका रेट एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं, मैं आपको लिख के बताती हूँ, दैट इज रेट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट FeCl3 1 मॉलिक्यूल और पोटेशियम आयोडाइड इसके 2 मॉलिक्यूल से इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर विल बी इक्वल टू 2 + 1 = 3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने 2 एग्जाम्पल डिस्कस की थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब यहां पर यूनिट्स हमने कैलकुलेट करने हैं, यूनिट्स ऑफ K3 का क्या मतलब है फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो सिंपल हम लिखेंगे K इज इक्वल टू रेट ओवर A3 कर लें। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स इसके इन्वॉल्व हैं, आप यूनिट्स लिखेंगे रेट के, दैट इज मोल पर DM³/सेकेंड। ठीक है, और इसी तरह से ही नीचे मोल पर DM³ इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम कैंसिल करते हैं, ये मोल पर DM³, ये क्यूब कैंसिल होके पीछे स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पर फाइनल यूनिट्स हम क्या लिखेंगे, पर मोल स्क्वायर। ठीक है, +6 आ जाएगा और यहां पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो यूनिट्स हमारे पास आए हैं ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए K कांस्टेंट के यूनिट्स आ गए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट्स ये किस तरह का रिएक्शन होगा, अभी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने देखा था कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ रिएक्टेंट वो इन्वॉल्व होता है केमिकल चेंज लाने में। तो स्टूडेंट्स सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, सूडो का मतलब है फॉल्स,
यानी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगी। किस तरह से देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं हम। वाटर एक्सेस में प्रेजेंट है और हमारे पास अल्कोहल बन जाएगी और HBr, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए। अब स्टूडेंट्स देखा जाए तो इस रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, एक टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और दूसरा वाटर है। लेकिन स्टूडेंट्स हम एक्सपेरिमेंटली ये देखते हैं, क्योंकि वाटर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, ये बहुत ज्यादा एक्सेस में है, तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे इतनी इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो रेट इक्वेशन में या रेट एक्सप्रेशन में किसकी कंसंट्रेशन इफेक्ट करेगी, दैट इज ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इस तरह से। और इसकी मॉलिक्यूलरिटी अगर हम देखें तो 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। बेसिकली सबसे पहले आयनाइजेशन होती है। आप इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो पहले एक आयनाइज होता है, कार्बोकेटाइन बनता है और ब्रोमाइड आयन बनता है, और दैट इज द स्लो स्टेप। और उसके बाद सिंपल देखें वाटर के साथ ये कार्बोकेटाइन रिएक्ट करके इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है और हमारे पास हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। यानी स्लो रिएक्शन में अगर हम देखें तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। इस वजह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन में भी टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का सिंगल मॉलिक्यूल हमने मेंशन किया है, दैट इज व्हाई इट इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी वाटर एक्सेस में है लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं है इन द केमिकल चेंज, यानी जो स्लो स्टेप था उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं है। इस वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, दैट इज द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। स्टूडेंट्स अब बात आती है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। हमने स्टार्ट में कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है, ठीक है। अब फ्रैक्शन किस तरह की होगी, एग्जांपल देखते हैं पहले। CHCl3 प्लस क्लोरीन, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl बनता है हमारे पास, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आप देखें कि एक्सपेरिमेंटली ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगा, इसका स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप को अगर हम ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स इसके स्लो स्टेप में 1.5 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। आप देख सकते हैं कि CHCl3 और क्लोराइड रेडिकल जो है, ठीक है, Cl रेडिकल इन्वॉल्व है। तो ओवरऑल ये कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि स्लो स्टेप में केमिकल चेंज लाने के इन्वॉल्व हैं, दैट इज 1.5, ठीक है। 1 इज फ्रॉम द CHCl3 और Cl रेडिकल जो है दैट इज हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस, Cl2 का ये हाफ है, इस वजह से हम इसे 0.5 कंसिडर करेंगे। तो रेट इक्वेशन में हम किस तरह से लिख सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन इसका K CHCl3 1 एंड Cl2 हाफ, क्योंकि इसका रेडिकल यूज हो रहा था, ठीक है। Cl रेडिकल वाज रिएक्टिंग इन द स्लो स्टेप, तो ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 1 प्लस हाफ, दैट विल बी 1.5। तो आप देख लें फ्रैक्शनल में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक एक्सेप्शनल या आप कह लें कि रेयर केसेस में नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन भी ऑब्जर्व किए जाते हैं। नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन कैसे होगा, ओजोन जब ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है, इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स आप नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप इसका रेट एक्सप्रेशन देखें किस तरह से है, रेट एक्सप्रेशन में के कांस्टेंट, ओजोन इसके कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं 2, और बनने वाली ऑक्सीजन जो है ये दरअसल नेगेटिव इफेक्ट करती है, ये मजीद ऑक्सीजन नहीं बनने देती, ये रिएक्शन को रिवर्स साइड पर लेकर जाती है। इस वजह से यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो नेगेटिव हो गया है, -1 हो गया है। स्टूडेंट्स आपको इस टाइप की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे बताया गया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी होता है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स हमने तमाम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की टाइप्स को डिस्कस किया है। आइए स्टूडेंट्स फर्दर एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 5। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज dm क्यूब पर मोल पर सेकंड, बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर dm क्यूब पर सेकंड। वो आपसे पूछ रहा है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट के यूनिट डिफरेंट क्यों हैं और रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके यूनिट डिफरेंट क्यों हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका सिंपल सा आंसर है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला ही डिफरेंट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन, इसका क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, डेल्टा एक्स इज द चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो ओवरऑल इसका यूनिट क्या बना, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब दूसरी बात उन्होंने पूछी थी रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहले हम रेट एक्सप्रेशन लिख लें सेकेंड ऑर्डर का, ये रेट इक्वेशन है। ठीक है, 1 पावर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसके अंदर के की यूनिट्स देखने के लिए हमें रीअरेंज करना होगा, रेट ओवर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, रेट के यूनिट्स आपके सामने हैं, दैट इज मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, और कंसंट्रेशन के यूनिट होंगे मोल पर डीएम क्यूब। बी की कंसंट्रेशन के यूनिट भी क्या होंगे, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, अब देखें एक मोल पर डीएम क्यूब दूसरे मोल पर डीएम क्यूब से ये कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास क्या यूनिट रह जाएंगे, पर सेकेंड। डीएम क्यूब ऊपर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा ऐसे, और पर मोल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां से जस्टिफाई हो गया है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में देखें डीएम क्यूब पर मोल पर सेकंड, यही हमने कैलकुलेट किए, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, दैट इज द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ अ बैलेंस्ड इक्वेशन इज नॉट नेसेसरी इंपॉर्टेंट टू गिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो आपसे कह रहे हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस के ये 2 मोल्स जो हैं दैट इज द कोएफिशिएंट। वो आपसे कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने के लिए ये कोएफिशिएंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यानी आप इनका सम लेना जरूरी नहीं है। उसकी क्या वजह है स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही डिटरमिन किया जा सकता है, आप उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डिटरमिन नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम किस से डिटरमिन करते हैं, रेट इक्वेशन से, रेट एक्सप्रेशन से, और रेट एक्सप्रेशन की इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, एक्सपेरिमेंट से मिलती है। तो अगर हम इसकी रेट इक्वेशन लिखेंगे, रेट इक्वेशन वो हमारे पास आएगी के H2 NO2, और ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली हमने डेटा डिटरमिन किया है और हमें पता चला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, थर्ड है। ठीक है, अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को प्लस करते तो फिर तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा बन रहा था, फोर्थ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन रहा था। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा से कंसर्न है और एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि जो रेट एक्सप्रेशन में हमारे पास एक्सपोनेंट्स आए और उन एक्सपोनेंट को यूज करते हुए हम ऑर्डर डिटरमिन कर सकते हैं। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। The order of reaction is obtained from the rate expression, but rate expression is obtained experimentally. Again वही बात अभी हमने डिस्कस की है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें कहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, रेट एक्सप्रेशन से मिलती है, और रेट एक्सप्रेशन को उसकी वैल्यूज को हम कहाँ से लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा से लेते हैं। तो अगेन हम लिखेंगे रेट एक्सप्रेशन दैट इज दिस। ठीक है, और ये जो इसकी ए और बी की वैल्यूज हैं
ए एंड बी, ये हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं, ठीक है। ए और बी को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं देखते, ये डाटा हम एक्सपेरिमेंट से लेते हैं और उसके बाद फिर हम फर्दर ऑर्डर सम ऑफ एक्सपोनेंट्स को कहते हैं। रेट एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट्स की वैल्यू हैं, जब हम उन्हें एड अप करते हैं तो फिर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम अपना यहाँ पर खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस किया, साथ ही एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।